नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जो शिक्षा प्रणाली है, हमेशा नए नए तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो है उसको अपडेट किया जा रहा है। और आज ऐसा एक परिस्थिति आ चुका है कि डिजिटल एजुकेशन की बात कही जा रही है, डिजिटल एजुकेशन देने का व्यवस्था किया जा रहा है। और इसी के साथ ही जो भारत सरकार है, भारत सरकार के जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने जो है शिक्षा प्रणाली ही बदलने की कोशिश की है। और जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अधीन जो एनसीए का जो गठन किया गया है, एनसीए जो बनाया गया है, काफ़ी चीज़ें बदलाव की जाने वाली है। और आने वाले वर्ष में कुछ खास चीज़ें देखने को हमें मिल सकती है। और इसी विषय को लेकर हम थोड़ा आज इस विषय की जानकारी लेने के लिए इन्वेंचर एकेडमी के जो प्रिंसिपल है सुजाता जी मेरे साथ उपस्थित है। और क्या क्या बदलाव आने वाला है, और ये एक्चुअली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, किस तरह का बदलाव किया जाता है, थोड़ा इसी बारे में विस्तृत जानकारी के लिए उनके पास मैं उपस्थित हूँ। और सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जान लेना चाहूँगा कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी होता है, एक्चुअली किस तरह का ये जो पॉलिसी बनाया जाता है, और इस बार का जो पॉलिसी जो बनाया गया है, कितने वर्षों बाद ये जो पॉलिसी लाया गया है, और आज का समय में नई शिक्षा व्यवस्था कितनी आवश्यकता थी आपको लगता है? सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि एनईपी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है क्या है। देखिए, एक कोई भी चीज़ काम करने से पहले उसका एक पॉलिसी बनाया जाता है। अभी हम लोग अगर एक घर बनाएंगे तो सबसे पहले घर का हम लोग को फाउंडेशन देना होगा। भले ही हम अभी 1 स्टोरी बनाए, 2 स्टोरी बनाए, अगर हमारा प्लान है कि फ्यूचर में हम 5 स्टोरी का घर बनाएंगे, फाउंडेशन हमको 5 स्टोरी का देना होगा, तभी हम इन फ्यूचर 5 स्टोरी का एक बिल्डिंग बना सकते हैं। तो वो है पॉलिसी कि हमको अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको क्या विजन है, इसको कहाँ तक लेके जाना है। तो उसका जो मेन फ्रेमवर्क है वो है एजुकेशन पॉलिसी। तो एजुकेशन पॉलिसी देखिए, अभी इतने साल, अभी 34 इयर्स बाद चेंज हुआ है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी आज तक अभी हम लोग जो पढ़ा रहे हैं या जिस सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, 34 साल पुरानी पद्धति में आप लोग बिल्कुल। और इसीलिए शायद हमारा देश जो है ना, डेवलपमेंट की वहाँ थोड़ा सा रुकावट हम लोग को आया है, क्योंकि वो पॉलिसी उस टाइम के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन सब कुछ चेंज हो रहा है, एवरीथिंग चेंजेस। तो डिजिटल हो या फिर ट्रेडिशनल हो या फिर जो पूरा सिस्टम है, पहले के जैसे जो पढ़ाने वाला सिस्टम की एक चीज़ पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर दे दिया, उसको रट्टा मारा, जाके एग्जाम में लिख दिया, उस तरीके से हमारे क्या हो रहा है कि जो एडुकेटेड है वो बहुत सारे हैं, अभी सब क्वालिफाइड है, लेकिन बोलते हैं ना कि नौकरी नहीं है, मतलब वो नॉलेज ही नहीं है जो एक्चुअली होना चाहिए। कि आज के टाइम पे सक्सेस होने के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए, सक्सेस दूर की बात है, सर्वाइव होने के लिए जितना नॉलेज की ज़रूरत है, पढ़े लिखे इंसान के पास वो नॉलेज नहीं है। जनरेशन वाइज जो नॉलेज चाहिए था उसमें हम लोग पीछे हैं। इनोवेशन नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में देखिए, आज इतने बड़े बड़े जो इनोवेटिव कुछ भी नया आइडिया है, हम लोग सब कॉपी करते हैं। अभी जैसे कि बाहर में उबेर है तो हमारे यहाँ ओला है। तो इस तरीके का कोई भी चीज़ जो बाहर है, अभी अमेज़न है, ये सबको कॉपी करके इंडिया में है, लेकिन इंडिया से कोई इनोवेटिव आइडिया कभी आया ही नहीं है, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ही वो नहीं थी अब तक कि हम लोग जो है ना बच्चों को वो सोचने की जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग का हम लोग कोई मौका दे। हम लोग तो उसको बोलते कि ये पढ़ना है तुमको, ये तुमको याद करना है, बस वो याद कर लिया, वो बच्चा जाके सर्टिफिकेट एक पाना है, सर्टिफिकेट वाला एजुकेशन ही पहले था कि आपको बस आपको पास करना है, कोई एक सर्टिफिकेट अर्जित कर, उससे आपको नौकरी पाना है, बस इतना ही था। तो ये नया जो पॉलिसी आया है ना, उसमें ये सब चीज़ों को हटा दिया गया है। सबसे पहले तो जो सिस्टम है उसको बोले कि बच्चों का जो भी क्रिटिकल थिंकिंग होता है, अगर कुछ हट के कुछ बच्चा करना चाहे तो उसको जो है ना टीचर्स का क्या ज़रूरत है, उसको मतलब उसको अप्रिशिएट करना। अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर देना चाहूँगी, मेरे ही क्लास में एक छोटा सा बच्चा, मेरे क्लास में नहीं, ऐसे क्लास में घुसी तो बच्चा, टीचर पढ़ा रहा था, टीचर ने सवाल पूछा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। कॉमन सा सेंटेंस है, सन राइजेस इन द ईस्ट। सालों से हम लोग भी पढ़ते आ रहे। वो बच्चा सडनली पूछता है कि सूरज क्या उगता है क्या? सूरज कोई उगने का चीज़ है क्या? क्योंकि उसको एक तरफ से आप बोलते हो कि सूरज एक जगह पे रहता है, पृथ्वी घूमती है, दूसरी जगह आप उसको पढ़ा रहे हो कि सूरज
राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। तो बच्चे के दिमाग में वो आया है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। अगर उस वक्त क्या टीचर मतलब नहीं यहाँ लिखा है सूरज उगता है तो उगता है, तो वो क्या करेगा? उसका वो जो थिंकिंग कैपेसिटी था उस बच्चे का, उगने और डूबने में सीमित, बस वो वही रट्टा मार दिया कि भाई बोला है टीचर ने तो यही सही है। थोड़ा और विस्तृत में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक्चुअली बदलाव होने क्या जा रहा है, क्या क्या नया देखने को मिल रहा है एजुकेशन सेक्टर में। मैं थोड़ा जो 9 से लेकर 12 तक जो चेंज होने जा रहा है, थोड़ा इस बारे में मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा। एक्चुअली पूरा सिस्टम जो है ना, अभी जैसे कि एक डिवीज़न कर दिया गया है। पहला 5 साल का एक होगा, जैसे कि प्री नर्सरी, नर्सरी, KG 1, 2, वो एक सेक्टर में आ गया, फाउंडेशन स्टेज। इसके बाद 3, 4, 5 का एक दूसरा अलग से हो गया, फिर 6, 7, 8 तीसरा हो गया, और चौथा जो है सेकेंडरी लेवल वो हो गया 9 से 12 तक। मतलब पहले 9 और 10 तक जाके एक चीज़ गैप होता था, फिर 11, 12 था, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी था। अभी 9 से लेके 12 तक सिर्फ सेकेंडरी हो जाएगा, एक ही कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। और इसके लिए क्या हुआ कि ये पहले का जो डिवीज़न है उसका भी ज़रूरी था। पहले क्या होता था कि 9 सिर्फ 10 में जाके, मतलब 1 से लेके बच्चा 10 तक पढ़ता है तब वो उसका कोई एक सर्टिफिकेशन आता है। तो जो 4 लेवल में, 5 लेवल में कभी कभी क्या होता है, टीचर्स अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। तो 9 के 10 के अगर वो प्लस नहीं जानेगा, माइनस नहीं जानेगा, उसको सिंप्लीफाई सिखाएगा कैसे वो टीचर? उसको वो पास करा दिया जाता था उसको सिर्फ। तो 9, 10 के बड़े क्लास के टीचर्स को वो दिक्कत आती थी। तो अभी ये डिवीज़न कर दिया गया है, जैसे कि 2 के बाद 3 में एक बार टेस्ट होगा उस लेवल के लिए, फिर इसके बाद जो है ना 3, 4, 5 के बाद 6 में एक बार टेस्ट होगा। ऑलरेडी शुरू हो चुका है ये चीज़, ऑलरेडी ये टेस्ट जो है ना शुरू हो। मतलब कुल मिला के मान के चले कि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम जो कहा जाता था, और विशेष तौर पर इसको लेकर एक लोगों में क्रेज हुआ करता था रिजल्ट को लेकर, या इस तरह का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम जो हम एक समय इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया करते थे, वो अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। शायद नहीं मिलेगा, ये भी ठीक नहीं है, शायद मिलेगा, वो तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन 9 से जो 12 तक जो एग्ज़ाम होगा, किस तरह का प्रोसेस में होगा, किस तरह का सिस्टम रहेगा? देखिए, मेजर चेंज अगर आप यहाँ पर बोलेंगे तो मेजर चेंज होगा कि 10th में अभी 2 की जगह 3 लैंग्वेज पढ़ना होगा स्टूडेंट्स को। जो अब तक था कि 2 लैंग्वेज, इंग्लिश और फिर या तो हिंदी या तो इंग्लिश एंड असमीज इंग्लिश और कुछ और इस तरीके से पढ़ा जाता था। अभी 3 लैंग्वेजेस पढ़ना होगा, उस पे से आपका एक भारतीय लैंग्वेज होना होगा, ज़रूरी है भारतीय लैंग्वेज होना। मतलब आप सारे फॉरेन लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते। और 12 के लिए जो एक ही लैंग्वेज होता था पहले, तो अभी 2 लैंग्वेज कंपलसरी है। मतलब अभी जैसे सेबा बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश कोई लेते थे ऑप्शन, तो दोनों तो इंग्लिश ही हो गया, तो वो नहीं ले सकते, उनको 2 लैंग्वेजेस लेने होंगे, एक इंग्लिश लेना होगा और एक इंडियन लैंग्वेज उनको लेना होगा। सेमिस्टर वाली बात जो हमने आपसे पहले हमने जो बातचीत में कही थी, ये अभी किस तरह का लागू होगा, और 9 से 12 तक किस तरह का एग्ज़ाम होगा, मैं थोड़ा भी जान लेना चाहूँगा। 9 से 12 तक का अभी जो एग्ज़ाम सिस्टम होगा वो सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा धीरे धीरे। 9 में शायद दो बार होगा, और बोर्ड एग्ज़ाम जो क्लास 10th और 12 में भी साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। सुनने में आया है कि जो लैंग्वेज पेपर है वो अलग से हो जाएंगे और बाकी जो पेपर्स हैं वो बाद में होंगे। तो इस तरीके से शायद वो जो सब्जेक्ट्स है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट्स में भी बदलाव आए हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा मैथ, साइंस, सोशल ये सब पढ़ना ही होगा। कुछ और भी सब्जेक्ट्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ और भी सब्जेक्ट्स है जिसमें शायद उनका इंटरेस्ट अगर आर्ट में है, स्पोर्ट्स में है, तो वो उसको लेके भी वो आगे बढ़ सकता है। प्लस इलेक्टिव नहीं हो, कंपलसरी। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा कुछ डिविजन नहीं होगा एक्चुअली। जैसे पहले था कि ये मेन सब्जेक्ट है, वो सेकेंडरी सब्जेक्ट है, हाँ को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर उसको नाम दिया जाता था, वो नहीं होगा। उस बच्चे के लिए शायद वही मेन सब्जेक्ट होगा। इस तरीके का चेंजेस जो है ना ये NEP। तो सेकेंडरी जो चूँकि आपने कहा कि 9 से ही सेकेंडरी मान के चलेंगे, तो ऐसा भी होने वाला है कि आर्ट्स, कॉमर्स या जो भी स्ट्रीम वाइज जो हुआ करता था 9 से ही शुरू हो जाएगा, इस तरह का भी कुछ बदलाव देखा जा सकता है क्या? बदलाव मतलब अभी एक्चुअली क्या है कि ये आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ऐसे नाम नहीं रहेंगे, नाम नहीं रहेंगे, सारे सब्जेक्ट्स ओपन रहेंगे। स्टूडेंट्स अपनी पसंद से, जैसे कि कोई फिजिक्स भी ले सकता है और फिजिक्स के साथ अकाउंटेंसी भी ले सकता है, तो इस तरीके मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं इसको। तो उसका इंटरेस्ट, सपोज एक सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो उसी लाइन पे हो,
वो अलग अलग ले सकते हैं। प्लस एक और चीज़ हो जाता है, यहाँ एक मल्टीपल एंट्री एग्जिट की बात आती है। मतलब एक बच्चा सपोज 11th में उसने लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 1 साल बाद उसको वो टफ लगा, तो पहले क्या होता था, उसका 1 साल बर्बाद हो गया उसका। वो फिर से 11 उसको पढ़ना पड़ता था, 11 पढ़ के उसको स्ट्रीम चेंज करना पड़ता था। अभी वो जो 11 में वो जो पढ़ा ना, उसका एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा, और 12 के लिए वो 12 वाला सिलेबस लेके वो दूसरा सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है, तो उसका साल भी बच जाता है इस तरीके से। तो ये सब मेजर चेंजेस है जो मतलब एक्चुअली स्टूडेंट्स के फेवर में है। एक चीज़ हमारे समय में दिखाया जाता था कि विशेष तौर पर अगर 5 नंबर का कोई सवाल का जवाब लिखना हो तो पूरा पेज लिखना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे बदलाव तो आए हैं। जो सीबीएसई में मैंने देखा है कि काफ़ी बदलाव लाया गया है, लेकिन इस जो एजुकेशन सेक्टर में या सिस्टम में इस तरह का कुछ बदलाव आने वाला है क्या, या फिर उसी तरह का पन्ने भर के लिखे जाने वाला जो सिस्टम है लागू रहेगा, आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। ये सिस्टम तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, और एक्चुअली क्या है कि अभी का जो असेसमेंट जो पैटर्न है, पहले क्या होता था, देखिए यहाँ भी एक डिफरेंस होता है। असेसमेंट, एग्जामिनेशन, टेस्ट, इवैल्यूएशन, ये अलग अलग सिर्फ टर्म नहीं है, एक ही चीज़ का टर्म नहीं है, सबका अलग अलग मीनिंग भी होता है। अभी एक बच्चे को पूरा असेस करना, उसका जो है ना टेस्ट लेना, मतलब क्या, उसको वो क्वेश्चन उस वक्त अगर आता है तो उसको नंबर मिला, अगर वो क्वेश्चन नहीं आके उसको सपोज उसकी जगह 5 और क्वेश्चन आता है, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन ये जो आपने बोला कि मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी पेजेस लिखना पड़ता था, उस तरीके का ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। अभी सारे बोर्ड्स में ही ये चीज़ आ गया है कि लिख दिया जाता है कि 2 पॉइंट लिखे, आप 3 पॉइंट लिखे, ये क्वेश्चन है उसके लिए 3 पॉइंट लिखे, तो 3 ही पॉइंट उसको लिखना है। तो ये तो अच्छी बात है कि मतलब इस तरीके का एक्चुअली मेंटल प्रेशर बहुत कम है अभी स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन बात है कि उसको नॉलेज होना होगा। अभी का जो सिस्टम है कि बस रट्टा मार के वो नहीं होगा, उसको उस चीज़ को जानना होगा तभी वो लिख सकेगा। प्लस जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन कम है अभी ट्रेनिंग्स भी चल रही है टीचर्स की, आपका गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स वगैरह की ट्रेनिंग्स भी चल रही है कि जो पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न को इस तरीके से चेंज किया जाए कि मतलब जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, इस तरीके का क्वेश्चन, या इससे क्या मतलब सीखने को मिलता है, वैल्यू क्या आती है, तो क्वेश्चन में वैल्यू, क्वेश्चन में आपकी थॉट वो आता है। अभी पहले वो नहीं था, पहले था फैक्ट, आप जानते हो हाँ या ना। अच्छा, और एक चीज़ मैं जान लेना चाहूँगा, चूँकि कोविड जब आया, कोविड आने के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई तो बाद की बात आती है, शिक्षक को काफ़ी शिक्षा दे के गई, और जो शिक्षक ऑनलाइन एजुकेशन से दूर रहा करते थे पढ़ाई, या उसकी जानकारी शायद उन्हें लगता नहीं था कि ज़रूरत थी, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को चुनने के लिए मजबूर हुए, वे ऑनलाइन एजुकेशन को चुनने को मजबूर हुए, और आज ऐसा हो चुका है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक पार्ट बन चुका है। तो जिस तरह का आपने कहा कि 9 से 12 तक जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम जो बदल रहा है, जो विशेष तौर पर शिक्षक में भी तो शायद बदलाव काफ़ी होने वाली है, और कितनी आवश्यकता है और किस तरह की बदलाव आ सकती है, आपको लगता है? देखिए, पहले बच्चे स्कूल में जाते थे टीचर से कुछ सीखने के लिए। आजकल बच्चे क्यों जाएंगे स्कूल में कुछ सीखने के लिए, उसको तो यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है या नहीं? तो टीचर को उस लेवल तक अपने आप को अपग्रेड करना ही होगा, नहीं तो उस टीचर का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। तो टीचर अभी सिर्फ जो है ना वो नॉलेज बांटने के लिए अगर सोच रहे हैं कि मुझे जो आती है मैं सिखाऊं, तो वो बेकार है। वो टीचर को उससे हट के उसके ऊपर जाना होगा। तो टीचर्स को कितना ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है और कितना ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। क्योंकि बच्चे के हाथ में मोबाइल है आज के ज़माने में, और उसके हाथ में पूरा वर्ल्ड है, और जो यूट्यूब है या फिर कहीं पर भी दूसरे जो भी आपका ऑनलाइन एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ जो टीचर्स है वो लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। अगर वो टीचर अगर उस कंपटीशन में नहीं आ सकता है तो बच्चा उसको रेस्पेक्ट तक नहीं करेगा। तो टीचर को अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना ही होगा। डिजिटल एजुकेशन में किस तरह का बदलाव देखा जा सकता है? क्योंकि डिजिटल एजुकेशन आज एक पार्ट हो चुका है, और बच्चे विद्यालय में एजुकेशन मिले या ना मिले, बच्चे आज बचपन से ही मोबाइल लेकर वो डिजिटल हो जाते हैं, और काफ़ी चीज़ यूट्यूब में वो खुद ही सर्च करके आज जान लेते हैं, जो कि शायद एक समय असंभव हुआ करता था। बड़े लोग भी मोबाइल छूने को या कुछ टाइप करने को एक समय 10 बार सोचते थे। तो यह कितना चैलेंजिंग रहेगा आने वाले समय में डिजिटल एजुकेशन, और कितनी इसकी आवश्यकता थी आपको लगता है, और क्या बदलाव आ सकता है?
देखिए हर चीज़ का जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट दोनों है। अगर वो मोबाइल से अच्छा लिया जाता है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं अभी हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो फीडबैक है, एज ए पेरेंट भी मैं बोलूँगी तो उस पर नेगेटिव ज़्यादा दिखा है। क्योंकि पढ़ाई के लिए अगर एडुकेशन मतलब करते हैं बच्चे तो उसका जो है ना उसका साइड भी वो, क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन क्लास था तभी हम लोग देखे थे ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे, बच्चे बीच में निकल के कहीं और कुछ गेम्स भी खेल रहा है, कभी एक दूसरे के साथ चैटिंग भी कर रहा है, तो वो क्या होता है वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लासरूम में आना तो बहुत ही बहुत ज़रूरी है ये सब, और पेरेंट्स भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि ये रहे, मोबाइल भी रहे, उसकी भी ज़रूरत है, डिजिटलाइजेशन की भी ज़रूरत है, लेकिन क्लासरूम में क्या होता है वो सोशल मिक्सिंग होता है एक दूसरे बच्चे के साथ, टीचर्स के साथ वो रिलेशन बनता है, ये सब से ही एक्चुअली पढ़ाई होता है। तो पढ़ाई को अच्छा नहीं तो क्या होगा कि वो अब कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि वो बच्चा किस साइड में जा रहा है। तो इसीलिए डिजिटल के साथ साथ ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड मतलब वो कभी हट ही नहीं सकता है। वो जो जितना भी बोले, अभी जैसे कि जब पहले ये कैलकुलेटर जब आया ना तो भी बहुत हंगामा हुआ था, लोग बोले कि भाई मैथ्स टीचर का रोल ही हट जाएगा, कैलकुलेटर आ गया है तो मैथ्स टीचर गायब हो जाएंगे, क्यों क्या ज़रूरत है लोगों को मैथ्स टीचर से मैथ्स पढ़ने का, ये कैलकुलेटर सब कुछ कर दिएगा। लेकिन मैथ्स टीचर गायब तो नहीं हुआ, मैथ्स टीचर के जगह पर ही है, ये कैलकुलेटर के जगह पर है। तो वैसे ही मोबाइल भी है, डिजिटल एजुकेशन भी है, सब है, लेकिन टीचर्स तो रहेंगे अल्टीमेटली। जी सुजाता जी, काफ़ी समय दिया आपने इतनी व्यस्तता के बीच, और काफ़ी जानकारी हमने आपसे संग्रह कर जो दर्शक हैं उन्हें हमने पहुंचाने की कोशिश की। आगे भी कोशिश करेंगे कि और भी कुछ अपडेटेड जो जानकारी है आपसे ले, और जो विशेष तौर पर एजुकेशन से जो जुड़े लोग हैं, जो विशेष तौर पर जो गार्जियन है उन तक पहुंचाए, बच्चों तक पहुंचाए। फिलहाल जो आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एजुकेशन को लेके मतलब आपके दिमाग में आया कि एजुकेशन को लेके लोगों तक आप जागरूकता फैलाए, ये ज़रूरी था। लोगों को बहुत तरीके का बातें सुनने को आते हैं, लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके का पॉलिटिक्स बहुत कुछ आ जाता है इस पे, लेकिन क्या रियल है वो जानने के लिए आपने जो आया, आपने भी अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप।